आप सुबह नहाए ना नहाए, रात को सोने से पहले जरूर नहाना चाहिए। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब कि जैसा पूरा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारी बॉडी है। हर एक ऑर्गन किसी एक फंक्शन के लिए बना है, और अगर उस ऑर्गन के टाइम आप उसके हिसाब का फंक्शन करोगे तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा फायदा देगी। फैट रिडक्शन, बेली रिडक्शन के लिए भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता आप हाई विटामिन डाइट ले रहे हो जब तक आपके इंटेस्टाइन्स उस विटामिन को अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहे। जितने भी लोगों को आर्थराइटिस रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, उनके जो ये वाले एरियाज है ना नेल्स के आसपास, ये बहुत ज्यादा सूख रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं ना, वो शोल्डर पेन, बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा आपको लोड हो गया आपके ऊपर, तो भी ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप इसको ऐसे स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, किसी से दबा सकते हैं। सिर्फ इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन देने से, अगर आपको बैक की इशू है तो आप अभी भी अगर यहाँ दबा के देखेंगे आपको यहाँ पेन होगा। इन तीनों पर रात को सोने से पहले मसाज दो लेवेंडर ऑयल डाल के, नींद आएगी। नहीं आएगी तो इस पॉडकास्ट कमेंट्स में बता देना। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी बॉडी को खुद से हील कर सकते हैं। आज जो हमारे साथ में गेस्ट है, आपने उनको पहले भी कुछ चैनल्स के ऊपर देखा होगा, तो वो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट तो करते हैं, साथ में वो एक डॉक्टर है सर्टिफाइड, जिन्होंने डिग्री ले रखी है, और मैं इनको बहुत पहले से भी जानता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर से किस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, और हम एक्यूप्रेशर की साइंस को भी समझेंगे। वेलकम। All right, thank you sir, thank you so much for calling me। मेरे लिए it is a very pleasurable moment, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। My name is Nitika Talwar and I'm a certified therapist and a licensed acupressure practitioner and मैं acupressure पढ़ाती भी हूँ। तो सबसे पहले मेरे को बताओ एक्यूप्रेशर होता क्या है? तो सबसे पहले किसी भी चीज को समझने के लिए ना, हमारे को जो वर्ड दिया गया है अगर हम उसी को तोड़े तो बहुत मतलब निकल के आता है। अगर हम बात करें एक्यूप्रेशर को, इसको अगर हम तोड़ते हैं एक्यू और प्रेशर। एक्यू आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा, एक्यूट और क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब बहुत ज्यादा, एक्यूट मतलब बहुत कम। एक्यू और प्रेशर होता है किसी भी चीज का फोर्स लगाना, तो मतलब बहुत ही माइन्यूट फोर्स जब किसी भी पॉइंट पे लगाया जाता है उसको हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं। और वो फोर्स लगाने से हमारी बॉडी के एनर्जी चैनल्स अनब्लॉक होते हैं, जिससे कोई भी रिलेटेड अगर इशू हो हमारी बीमारी में तो वो सॉल्व हो जाता है। ये बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि सबसे सिंपल समझ है एक्यूप्रेशर। पर इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? मैं किसी के मुंह पे मुक्का मार दूं तो ये भी तो प्रेशर से ही मारा है। वैसे आपको मैं बताती हूँ द मोस्ट फन फैक्ट अबाउट एक्यूप्रेशर। हमारे जो इंडियन मिनिस्ट्री है आयुष, उसमें जो हर एक अगर हम एलिमेंट देखें, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, तो उसमें जो योगा एंड नेचुरोपैथी है उसके अंडर एक्यूप्रेशर आता है। एक्यूप्रेशर लोगों को पता चला था या जब प्रैक्टिस किया जाता था तो ये लड़ाइयों और झगड़ों में ही यूज किया जाता था, वॉर्स में यूज किया जाता था, जहां पर हमें ये पता था कि अगर इस पॉइंट को हम दूसरे इंसान के उस पे मारेंगे तो वो मर जाएगा। अच्छा, वो जो एक कटक करके बेहोश कर, करेक्ट, कि कहाँ एरो मारना है। लेकिन फिर साइंस जब आगे और जानने की कोशिश करी लोगों ने देखा कि अगर कोई चीज खराब हो रही है तो क्या पता कोई चीज इससे हील भी होए। फिर लोगों ने इसको एक मेडिसिन ट्रीटमेंट की तरह स्टार्ट कर दिया यूज करना। सो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी चैनल्स होते हैं। जैसे हमारी वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू खून बहता है, ऐसे ही एनर्जी चैनल्स होते हैं जिनको एक्यूप्रेशर में मेरिडियंस कहा जाता है। उन एनर्जी चैनल्स में जब एनर्जी फ्लो करती है, जब भी जहां पर भी वो एनर्जी डिस्टर्ब होती है वहां पर जाके वो ब्लॉक हो जाती है। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे प्रेशर देने से ही आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये चक्रा वाला सीन है थोड़ा सा। देखिए, चक्रा तो हमारी बॉडी के कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बैलेंस आउट करते हैं, वो अलग सिस्टम है, वो आपका थोड़ा योगिक साइंस हो गया। एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी में आता है कि एनर्जी जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसको एक्यूप्रेशर लैंग्वेज में ची कहा जाता है, QI ची, इसको ची कहा जाता है। बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कि हमारी पूरी बॉडी कभी कभी बहुत लेथार्जिक फील कर रही है, वो सारा एक एनर्जी सिस्टम है। हर एक ऑर्गन का अपना एनर्जी सिस्टम है। अगर हम बात करें हमारा लिवर, तो उसकी अपनी एनर्जी है, हमारी बॉडी की अपनी एनर्जी है। तो हर एक ऑर्गन का, हर एक जो हमारा बॉडी में इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, उन सब का ही एक मेरिडियन है डेडिकेटेड। मतलब एक पॉइंट है, मेरिडियन पॉइंट कह रहे हैं? नहीं, मेरिडियन को हम वो पूरा एनर्जी चैनल कह रहे हैं। अब इस पूरे एनर्जी चैनल पे अलग अलग पॉइंट्स होंगे जो अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल। और मेरिड जो आप बता रहे हो मेरिडियन है, वो नसी है कह सकते हो आप उसको देखिए। वो ना अब ये सबसे मेजर चीज आती है। अगर हम आए, कुछ चीजें होती है कि आप फिजिकली उनको देख सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो, कुछ चीजें होती है जो मेटाफिजिकल होती है।
आप शायद उन्हें देख नहीं सकते, आप सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हो। तो वो एनर्जी चैनल ऐसे चैनल नहीं बने हुए, पाइप नहीं बने हुए, बट हाँ इतना पता है कि वो एनर्जी जाएगी इसी डायरेक्शन में और जाएगी इसी पाथ से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको दबा के एनर्जी एक्टिवेट कर रहे हैं कहीं भी अगर ब्लॉकेज हो तो। और ये क्या इंडियन है, ओरिजिन क्या है? ये सबसे पहले तो इंडिया में ही थी, इसको मर्म चिकित्सा कहा जाता था, बट एज ऑलवेज हमारी साइंस बाहर जाती है, बाहर के लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो ये चाइनीज मेडिसिन बन गई। और उसके बाद एक कोरियन साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको सुजोक में बना दिया। तो जो मैंने आपको मेरिडियंस बताए, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, जिसका लोगों ने कोविड के टाइम पे भी बहुत इस्तेमाल किया है, कोविड जैसी प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए भी। उसके बाद जो अब क्या होता है कि हर एक इंसान ना हर एक साइंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, आसान बनाने की कोशिश करता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये हमारी पूरी बॉडी पे, सर से लेके जैसे मैंने आपको बताया टो पे, हर जगह, लेकिन आप इनको हर वक्त एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हमारे कोरियन साइंटिस्ट जिनको मैं आपके बता रही हूँ, उन्होंने ये सुजोक निकाला। सुजोक क्या है कि वही पॉइंट्स हाथ और पैरों पे होंगे। उसी से एक और साइंस आई ईयर एक्यूप्रेशर, कि कानों में पॉइंट होंगे। जो पैरों पे होते हैं उनको रिफ्लेक्सोलॉजी भी बोलते हैं। उसी से लोगों ने और साइंस बना दी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, सब चीजें वर्किंग है, सब चीजें आपको इफेक्ट देगी। बट अगर आप बात करें कि टीसीएम, तो टीसीएम सबसे ज्यादा कारगर है। टीसीएम मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो मेरिडियंस पे करती है, और वहां पे प्रेशर नहीं देते, वो पंचर का यूज करते हैं। अब ये प्रेशर पंचर में क्या डिफरेंस है? पंचर सुनते ही आता है ना दिमाग में कि किसी चीज को डाल दिया गया, पंचर कर दिया। उसी तरीके से निडल्स होती है, एक्यूपंक्चर निडल्स होती है, उनको जब उस प्रेशर पॉइंट पे लगाया जाता है तो उसी चीज को एक्यूपंक्चर कहते हैं, और जब प्रेशर देते हैं तो उसी सेम चीज को एक्यूप्रेशर कह देते हैं। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि एक एनर्जी चैनल है, एक तरह का मान लेता हूँ पाइप है जिसमें से एनर्जी बह रही है, हमने उसमें सुई मारी, छेद कर दिया, तो एनर्जी बाहर रिलीज हो गई, जिसके चक्कर में अंदर का प्रेशर हमने कंट्रोल किया। दूसरी साइड पे हम एक जगह पे दबा रहे हैं, अगेन हम प्रेशर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे नल का कुछ पाइप में फंस जाता है, फूंक मारते हैं, वही वाला सीन कर रहे हैं हम दबा के। तो दोनों चीजें साथ साथ ही सेम ही चीज है ना? जी, डेफिनेटली पंचर ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करते हैं। कि अगर बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर है, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर है, उसे ये भी पता है कि इंसर्शन में जब हम उस निडल को घुमा रहे हैं तो हम एनर्जी को टोनिफाई करने के लिए घुमा रहे हैं या सिडेट करने के लिए घुमा रहे हैं। तो ये आप एक नॉर्मल इंसान तो सीधा सुई डाल देगा, नहीं, किस एंगल से डाल रहे हो, किस तरीके से घुमा रहे हो, कितना प्रेशर दे रहे हो, वो सब एक एक चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है। और एक्यूप्रेशर इतना ट्रेंड में इसलिए क्योंकि बंदे खुद कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया टीसीएम, इसके लिए आपको बहुत टाइम की पढ़ाई चाहिए, समझ चाहिए, एक एक ऑर्गन को समझना आना चाहिए। हम बात करें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, अगेन आपको पूरी बॉडी की एनाटॉमी पता होनी चाहिए। लेकिन कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से वो आई थिंक घर में कोई भी कर सकता है। तीनों चीजें समझाओ, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी और कॉरेस्पॉन्डेंस। जी, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत कॉमन सा सेइंग है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब कि जैसा पूरा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारी बॉडी है, और जैसी हमारी बॉडी है वैसे ही हमारे हाथ है। अब इसका मैं आपको कॉरेस्पॉन्डेंस बता दूं। देखो, बाहर आंधी तूफान आ रही है ना अगर, तो कहीं ना कहीं वो आंधी तूफान आपकी बॉडी के अंदर भी आ रही होगी। शायद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई आंधी तूफान चल रही होगी। अब अगर हम बात करें उसको हम हाथ पे कैसे डाल रहे हैं, तो अगर आप अपना हाथ ऐसे करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, या ऐसे भी करते हैं, ये दोनों आपके थोड़े पैरों जैसा लग रहा है। ये आपके पैर है, ये आपके हाथ है, और ये आपका बॉडी का मुंह हो गया। अब इसको हम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। हमारी बॉडी में 5 एक्सट्रीमिटीज है, एक सर, 2 हाथ, 2 पैर, एक सर, 2 हाथ, 2 पैर। अब हमारे शरीर का आगे वाला जो हिस्सा होता है ये काफी लाइट होता है, पीछे वाला डार्क होता है हमारे शरीर में भी, और इसी तरह हमारा हाथ का आगे वाला हिस्सा भी लाइट है, पीछे वाला हिस्सा डार्क है। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस, और ये पूरी तरीके से वर्क करती है। कैसे? अगर किसी भी इंसान को उसके कह सकते हैं आप शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो अगर हम वापस इधर आए तो हमने कहा कि ये हमारा हाथ वाले हिस्से। अब हमारा जो शोल्डर एरिया है वो कौन सा होगा? जो एरिया हमारे बॉडी को हाथों से जोड़ रहा है, तो ये हमारा शोल्डर एरिया हो गया। अब ये हो गया आपका राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड। तो इसी तरीके से अगर इस कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को भी कोई समझ जाए ना, तो वो अपनी बहुत बीमारियां सॉल्व कर सकता है। जैसे अगर ये फेस है तो यहाँ पर 2 आंखें, नाक, मुंह, और ये आपका गर्दन का हिस्सा। तो जितने भी लोगों को सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज है, तो वो उनको सर्वाइकल एरिया उनका मिल गया। अगर अब यहाँ करना क्या है, अब मैंने यहाँ पे बता तो दिया यहाँ मसाज करना है। लोग क्या करेंगे, अभी इतनी तेज मसाज करना शुरू कर देंगे। नहीं,
वो वेयर एंड टेयर दे सकता है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज करना पड़ेगा। अब अगेन मेरे पास लोग आते हैं, हम क्रीम यूज कर ले, हम जो अपना मस्त सा कोई लोशन वगैरह यूज कर ले, नहीं, क्योंकि आप ये देखिए ना, आप केमिकल डाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। आप देसी घी यूज कर लीजिए, आप कोई ऑयल यूज कर लीजिए, आप एसेंशियल ऑयल्स यूज कर लीजिए, आप कोई नेचुरल चीज करो उसको और अच्छा इफेक्टिव देने के लिए। एंड आगे डेफिनेटली बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान भी रखना होता है। ठीक है, तो अभी मेरे को समझ में आ गया कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, मेरे को लॉजिक भी समझ में आ गया। ये बैक है, ये फ्रंट है, और बॉडी को इमेजिन करना है जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे करो। हाँ, दोनों हाथों पे, दोनों हाथों के ऊपर। तो अगर मेरे पेट में दिक्कत है तो मैं शायद याद आऊंगा क्या? देखिए अब क्या है कि ये जो हमारा हिस्सा होता है ना, ये हमारे लंग्स का है। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ गर्दन, गला खत्म हुआ, गला खत्म होते ही लंग्स एरिया आ जाता है, ये रहा हमारा लंग्स एरिया। तो अब अगर किसी को बहुत ज्यादा ना लंग्स इशू है, अस्थमा है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस है, आपको बस मसाज दे के देखना है थोड़ी देर। और मसाज देना है या फिर कई लोग दबाते हैं? दोनों आप कर सकते हैं, जो आपको। अब जो भी लोग इसको आगे या तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, घर पे ही अपने लिए करते हैं। देखो, एक बच्चे का सहन शक्ति, एक बुजुर्ग का सहन शक्ति, एक अडल्ट का सहन शक्ति अलग है। सबसे पहले प्रेशर देते समय आपको एक बहुत बेसिक प्रेशर देना है, और उसके बाद आपको आपका पेशेंट खुद बताएगा कि क्या इस प्रेशर को इंक्रीज किया जा सकता है या कब। दूसरी चीज, अगर आपको ये पता लगानी है कि क्या ये सही पॉइंट ही है शायद, तो अगर आपके लंग्स में दिक्कत है, आपको इस एरिया में किसी तरीके की सेंसेशन, टिंगलिंग, इचिंग, कुछ ना कुछ आपको यहाँ अलग फील जरूर हो, या दबाने पे एक अलग सा पेन जरूर फील हो। तो अगर किसी के बैक में दर्द है तो यहाँ दबाना है? जी बिल्कुल। सीख गया क्या? हाँ, सीख गया सर। ये दोनों टांगे हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये आपका पूरा स्पाइनल एरिया आ गया। तो लोअर बैक के लिए ये, और ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है लोअर बैक पेन्स के लिए। अब इस पे ये कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम है। इसी तरीके से आपके अगर नीज में प्रॉब्लम है तो ये जो जॉइंट आ गया, ये नीज हो गए, ये आपका एंकल हो गया, इसी तरीके से ये एल्बो हो गया, ये रिस्ट हो गया। सो ये सबसे बेसिक चीज है, ये मुझे लगता है कि हर कोई घर में बैठ के आराम से कर सकता है। ठीक है, कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया। खुद पॉइंट बंदा खुद निकाल सकता है। मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में आया है नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब 3 चीजें बोली थी ना आपने, एक ये बोला था, एक बोला था सीड सिस्टम, वो क्या है? अब क्या है कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम है ना, ये आया टीसीएम से ही है। टीसीएम से आया, फिर सुजोग से कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम आ गया। तो हमने सबसे बेसिक चीज को आज, अगर इस वीडियो को या इस सिस्टम को किसी ने आज अच्छे से समझ लिया, तो बिल्कुल वो अपने घर में बैठे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। इसके लिए एक और क्वेश्चन आया, ये राइट हैंड में कर रहे हैं लेफ्ट में कर रहे हैं? यही चीज में आने वाली थी कि अब कई लोग कहेंगे कि हमारी आंखों में या फिर हमारे गले में दिक्कत है, गले में खराश है। तो गला तो एक ही है, अब आप चाहे राइट में करो लेफ्ट में, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अब आपके राइट नी में प्रॉब्लम है, तो प्राइमरी आप अपना राइट हैंड पे ही राइट नी को लोकेट करके सॉल्व करो। अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही करो। अगर क्रॉनिक है, बहुत दर्द है, तो दोनों राइट लेफ्ट दोनों में कर लो। तो इसको आप ऐसे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर उस सीड वाले में हो, सीड थेरेपी। अब क्या है ना कि एक्यूप्रेशर में ना मैग्नेट्स होते हैं, तो हम ऑडियंस को मैग्नेट सिखा सकते हैं। ऑलराइट, तो अलग अलग ऐसे मैग्नेट्स आते हैं, ये मैग्नेट्स हो गए, ठीक है। ऐसे मैग्नेट्स भी आते हैं, ऐसे येलो व्हाइट मैग्नेट्स आते हैं, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज किए जाते हैं। और उसके बाद आपको ये बहुत इजीली मिल जाएंगे, बट कई ये भी मैग्नेट्स ही हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मैग्नेट्स ऐसे पैकेट में आपको मिल जाएंगे। और जिन लोगों को भी मैंने गले का बताया था, ऐसी एक, इसको थंब रिंग बोलते हैं, या फिर इसको फिंगर रिंग भी बोल सकते हो, थंब रिंग भी। किसी को भी सर्वाइकल एरिया में प्रॉब्लम है, या किसी को बहुत ज्यादा खांसियां आ रही है, किसी को थायराइड भी है, थायराइड के लिए अब इस पे हमारे को एलिमेंट्स पे जाना पड़ेगा, ये हम अपना नेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तो वो इसको सीधा ऐसे अपने, क्योंकि ये गले का एरिया हमने बताया था, तो आप थोड़ी देर तक इसको ऐसे कर सकते हैं घी लगा के, एंड डेफिनेटली खांसियां रुकती है, बिल्कुल रुकती है, इसकी गारंटी में ले सकती हूँ। ठीक है। तो अब आते हैं हम सीड्स पे। हाँ, ये मैग्नेट का भी बताओ थोड़ा सा। हाँ, ये मैग्नेट्स को लगाने का तरीका होता है, कभी भी आप मैग्नेट लगा रहे हैं तो आप कभी भी उसे नॉर्मल टेप से नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल टेप से लगाया, हो सकता है आपकी वो प्रॉब्लम क्योर हो जाए कि आपने लगा के पेन हटा लिया, बट आपका हाथ स्वेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी स्किन को रेस्पिरेशन का मौका नहीं दिया, ब्रीदिंग का मौका नहीं दिया, वहां से वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हमेशा ये डॉक्टर टेप का यूज किया जाता है। बहुत इजीली ये डॉक्टर टेप आपको कहीं भी केमिस्ट पे हर जगह मिल जाएगी, तो आपको ये डॉक्टर टेप लेनी है नॉर्मल। उसके बाद आपको ये मैग्नेट इसके ऊपर प्लेस करना है। ये याद रखना है कि ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ये जो थोड़ा सा कोनिकल सा उठा हुआ हिस्सा है, ये आपकी स्किन पे प्लेस होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस कर दे।
अब इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। खाने से 20 मिनट पहले और खाने के 20 मिनट बाद एक्यूप्रेशर नहीं किया जाता। मैग्नेट्स बच्चों को नहीं लगाए जाते, छोटे बच्चों को मैग्नेट्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने मुंह में हाथ डाल ले या वो मैग्नेट्स को इंजेस्ट कर ले, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अब और इसका और उसमें फर्क क्या है दोनों में? इसमें और नॉर्मल में अगर मैं मसाज करता हूँ तो अब ये थोड़ा सा इस पे साइंस आ गया। आप नॉर्मल प्रेशर दे रहे हो, डेफिनेटली आपको नहीं पता कि उतना प्रेशर रिक्वायर्ड है कि नहीं। ये जो मैग्नेट है ये अपनी मैग्नेटिक एनर्जी से वहां की एनर्जी को बैलेंस आउट कर देगा। सो इसका ये बेनिफिट होता है। प्रेशर आप कितनी देर तक दे सकते हो? आप शायद 1-2 मिनट के बाद आप थक जाओगे, इसको आप 4-5 घंटे लगा के रख सकते हो। तो अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, सपोज अगर किसी को एस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसने थोड़ी देर किया बट फिर कुछ देर बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो वो मैग्नेट लगा के सो जाए, जब तक वो सुबह उठेंगे बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा उनको। तो ये ओवरनाइट भी लगाए जा सकते हैं, ये डिफरेंस होता है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास शायद मैग्नेट्स अवेलेबल नहीं होंगे, या सपोज आप कहीं घूमने गए, आपके पास मैग्नेट अवेलेबल नहीं है, तो हमारी जो किचन होती है ना, वहाँ पे हमारी हर बीमारी का सोल्यूशन है। सो अब आपको सीड यूज कैसे करना है, कौन सा सीड यूज करना है, बहुत सिंपल से इसके पीछे लॉजिक है। अगर मैं किडनी की बात करूं तो ऐसा कौन सा सीड है या बीन है जो किडनी के साथ सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है, तो दिमाग में राजमा आएगा। तो ये चीजें मजाक नहीं है, मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं यार क्या हमने मजाक में बोल दिया, नहीं, बिकॉज शायद उनकी रिजेंबलेंस, इसीलिए हमने यहाँ पर भी तो रिजेंबलेंस ही करी ना अभी, और वो वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब किडनी पे जब किडनी बीन्स लगाओगे, अब किडनीज हमारी बॉडी के पीछे होती है, तो किडनी हमारे ये वाले हिस्सों में आएगी, ये वाले एरिया में, ठीक है, इधर। तो यहाँ पर राजमा बीन लगाने से किडनी में इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा आपको लगेगा किडनी पे। अब दूसरी चीज, अब आपको पता चल रहा है कि हमारे को कोई कोल्ड एंड कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे को सर्दी लग गई। अब ज्यादातर क्या कहा जाता है, आप ना काली मिर्च ले लो, यही बोला जाता है, कुछ गर्म हर्ब्स। तो वही साबुत काली मिर्च अगर आप अपनी नोज पे लगा दो, आपको बहुत स्नीजिंग हो रही है, आप नोज पे लगा दो, डेफिनेटली आपकी स्नीजिंग रुकेगी। तो सीड थेरेपी यही होती है। अब कुछ सीड्स होती है जो बहुत बड़ी होती है, जैसे कि अगर हम बात करें आम की सीड्स होती है, एवोकाडो सीड्स होती है। एवोकाडो जो होता है वो एक मदर की वोम की तरह होता है। तो जो भी लेडीज अगर एवोकाडो का जो सीड होता है वो अपने यूट्रस एरिया पर उसको उससे मसाज दे, वो आप प्लेस नहीं कर सकते, वो एक बॉल के जैसे होता है, उसको आप टेप से नहीं लगा सकते। आप उसको अगर मसाज भी देंगे ना तो भी आपके यूट्रस पे बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब क्योंकि हमने मदर और वोम की बात करी, तो मेरा तो हमेशा से यही रहता है, मैं हर किसी को एडवाइस करती हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज एक्यूप्रेशर बिना थेरेपिस्ट के, बिना किसी एडवाइस के बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल बड़ा क्रॉस। ऐसा नहीं है एक्यूप्रेशर उन्हें वर्क नहीं करता, बट बिना जांच से अगर उन्होंने गलत एलिमेंट बढ़ा दिया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्यूप्रेशर के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बट वो एलिमेंट बढ़ के वो बच्चे को प्रॉब्लम ना दे, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए। अब अगर हम आते हैं कलर थेरेपी पे, तो ये हमारी सीड थेरेपी थी कि आप घर की ही जो सीड्स है और जो आपको लग रहा है, सीड्स एक बार थोड़ा बताओ कौन से जैसे आप काली मिर्च, साबुत काली मिर्च यूज कर सकते हैं आंखों के लिए, आप उसे यूज कर सकते हैं नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। आप चना यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी ये बैक होती है चना, उसके लिए कर सकते हैं, पूरी यहाँ पे स्ट्रिप लगा सकते हैं उसकी। उसके बाद जो भी स्टॉक्स होते हैं ना, बैम्बू स्टॉक हो गया, जो एक छोटी छोटी टहनियाँ टाइप्स होती हैं, वो आप अपने जॉइंट्स के लिए यूज कर सकते हो। उनको आप ऐसे टेप पे लगा के ऐसे ऐसे उनको रैप कर सकते हो। उसके बाद जो रेड पेपर कॉर्न होती है, सिचुआन पेपर भी उसे कहा जाता है, आप उसको जिन लोगों को भी पेनफुल पीरियड, जिन भी लड़कियों को पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीरियड रिलेटेड इश्यूज है, वो यहाँ पर अपने यूट्रस एरिया पे उसको लगा सकती है, ठीक है। अब अगर हम उसके अलावा किसी और सीड की बात करें, राजमा जैसे हमने ऑलरेडी बात किया, और जो हमारा पेन किलर सीड है, मतलब मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई सीड नहीं है ना, उसके बावजूद भी मेथी दाना एक ऐसा सीड है, इर्रिस्पेक्टिव आपको पेन है, आपको सूजन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेथी दाना की आप लो, आप थोड़ा सा इस ऐसी टेप को फैलाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा मेथी दाना डालो और उस मेथी दाना को आप उधर कहीं पे भी ऐसे फोल्ड कर दो, डेफिनेटली पेन है कुछ भी है तो ये मेथी दाना सीड हमेशा वर्क करेगा। ठीक है, अब आते हैं कलर थेरेपी। जी, अब कलर थेरेपी ऐसे है कि अगर हम देखें तो जब भी एक व्हाइट लाइट होती है, ये हम सबको ही पता है, न्यूटन्स लॉ, व्हाइट लाइट जब भी डिस्पर्स करती है तो वो 7 कलर्स में जाती है, जो चक्रास के कलर होते हैं। हर एक कलर की ना एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब करती है। कलर्स को समझने के लिए हमारे को ना एलिमेंट्स को समझना जरूरी है कि हमारे एक्यूप्रेशर में कौन कौन से एलिमेंट्स को हम ध्यान देते हैं और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें 5 फिजिकल एलिमेंट्स की, जो बहुत इजीली हर कोई देख लेता है हमारे सिस्टम में और बहुत इजीली अब्सॉर्ब करता है, वो है आकाश, वायु, जल,
अग्नि, पृथ्वी, स्पेस, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। ये बहुत कॉमन से एलिमेंट्स है जो हमारे आसपास है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम इन्हीं एलिमेंट से बने भी हैं। बिल्कुल, हम इन्हीं एलिमेंट से बने हैं, हमारे आसपास यही एलिमेंट्स हम ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके साथ साथ 10 टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। 5 फिजिकल, 5 मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल अगेन वो एक ऐसे एलिमेंट्स है जो शायद आप देख नहीं रहे बट उनकी बहुत सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। जो जिनकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले काल, टाइम। टाइम की सिग्निफिकेंस कहाँ नहीं है, हर किसी के पास है। और वो टाइम हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कैसे टाइम इम्पैक्ट कर रहा है? आप कब सो रहे हो, आप कब उठ रहे हो, आप कब खा रहे हो, ये सब भी तो टाइम है ना। और टाइम हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस को दर्शाता है। नर्व इम्पल्सेस से बड़ा टाइम का एग्जांपल हमारी बॉडी में नहीं है, क्योंकि अगर शायद मेरी नर्व इम्पल्स को नहीं पता कि किस समय रिएक्ट करना है तो अभी मैं आपसे बात ही नहीं कर पा रही होती। टाइम। उसके बाद अगले हम मेटाफिजिकल एलिमेंट पे चले तो वो है दिशा, डायरेक्शन। इन सब का एक पूरा ओरिजिन साइकिल भी है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, अगेन डायरेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने सुनी होगी, नेवल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी बॉडी में खाना खाया हमने, हमारी बॉडी को पता है खाना ऐसे ही जाना है, जब वो यहाँ जाता है इसका मतलब डायरेक्शन गड़बड़ आ गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगला मेटाफिजिकल एलिमेंट है मन। मन तो सब चीजें मैं कहूंगी कि जो हमारा कहते हैं ना कि हर एक चीज जो हम अभी कर रहे हैं, शायद अभी मेरा मन है जो मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मेरा मन नहीं हो तो मेरे को यही नहीं पता मुझे बोलना क्या है। तो एवरीथिंग, और हर एक ऑर्गन का अपना मन होता है। तो मेरे लिवर का भी अपना मन है, मेरे किडनी का भी अपना मन होगा। उसी तरीके से अगले एलिमेंट की तरफ आते हैं जो कि है सोल, आत्मा। अब बहुत लोग इसको चेतना कहे, प्राणा एनर्जी बोले, जो भी है इसको आप बोल रहे हैं, एट द एंड आप ये समझ लीजिए, मतलब मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर इसको समझाऊं, आपकी बॉडी एक कंट्री है, उसका प्राइम मिनिस्टर है आपकी मन, और सोल जो है वो प्रेसिडेंट है। तो सोल के बिना कुछ नहीं होने वाला। अगर सोल नहीं है तो नथिंग कैन हैपन। बट हाँ, काम आपका मन ही कर रहा है। उस मन को भी आत्मा चलाती है, बट उस आत्मा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप आपके लिवर की आत्मा निकाल दो तो लिवर वर्क नहीं करेगा। अगर आप अपने अंदर से आत्मा निकाल दो तो वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट पे आते हैं जो कि टेक्निकली जिस एलिमेंट का नंबर 0 होता है, और वो है भी डार्कनेस, तम। अगर हम इस एलिमेंट को समझे तो ये एलिमेंट को समझना उतना ही मुश्किल है और उतना ही अच्छा है जिस तरह अगर हम बात करें शिव को समझना। हम शिव को नथिंगनेस भी कहते हैं और उनको हम परिपूर्ण भी कहते हैं कि सब कुछ खत्म भी यही होगा और सब कुछ शुरू भी यहीं से हुआ है। तो डार्कनेस भी वही है। डार्कनेस से ही सबसे पहले आकाश आया, और आकाश और जब सब प्रलय आएगी तो खत्म भी डार्कनेस पे ही होगा। ये हमारे 10 एलिमेंट्स हैं। उसमें से 5 हमारे फिजिकल एलिमेंट्स, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, और हमारे 5 मेटाफिजिकल एलिमेंट्स, काल, टाइम, दिशा, डायरेक्शन, मन, माइंड, सोल, आत्मा, डार्कनेस, तम। तो ये हमारे 10 एलिमेंट्स है जिनकी आपस में जो भी संगठन बनती है उसके हिसाब से एक इंसान के अंदर बीमारी होती है, नहीं होती। अब इन 10 एलिमेंट्स को कलर्स दिए गए। आज हम बात करेंगे 5 कलर्स के बारे में जो हमारे 5 मेन फिजिकल एलिमेंट्स है, आकाश, वायु, फायर, हमारा अग्नि, जल और पृथ्वी। क्योंकि ये एक ऐसी बेसिक एलिमेंट्स है। देखो, अगर मैं यहाँ पर लोगों को नर्व इम्पल्सेस या टाइम का समझाने बैठ गई तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि आकाश और वो कब साइड इधर कब कैसे हुआ। तो पहले सबसे जरूरी है कि हम बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। हम आज 5 कलर्स के बारे में बात करने वाले। तो उसमें से जो सबसे पहला कलर है वो है फायर। फायर का कलर ब्लू होता है। तो सबसे मतलब जो कंट्रोवर्शियल होता है ना, क्योंकि ब्लू सुन के सबके दिमाग में आता है पानी, जल, बट फायर का कलर होता है ब्लू। तो ये एक एक्यूप्रेशर बॉल है। इसके आसपास ऐसे आपको स्पाइक्स टाइप्स मिलेंगे। इनको यूज करने के लिए आपको अपने हाथों के बीच में इनको रख के बस ऐसे घुमाना है और कुछ नहीं। एक फन फैक्ट और कि हम लोगों को यही नहीं पता कि हम बहुत टाइम से एक्यूप्रेशर करते आ रहे हैं, रोज ही करते हैं, और उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है ताली बजाना। जब हम ताली बजाते हैं तो हम पता नहीं कितने सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक कि अगर हम जाएं एंशिएंट साइंस पे तो हम बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करते आ रहे थे, और इसी वजह से बोला जाता है ज्यादा नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आपकी पैर के जो तलवे होते हैं वहां पर भी पॉइंट्स होते हैं। तभी घास पे घूमने को कहा जाता है, मिट्टी के साथ उनको जोड़ने को कहा जाता है, अर्थिंग कहते हैं उसको। वापस आते हैं कलर थेरेपी पे। तो ब्लू कलर होता है अग्नि को बढ़ाने का। तो ये जो कलर है आप इसको यूज कर सकते हैं खाना खाने से पहले। क्यों? क्योंकि अग्नि चाहिए होती है डाइजेशन के लिए। तो आप खाना खाने से पहले उसे यूज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद बिल्कुल यूज नहीं करना है। क्यों? खाना खाने के बिल्कुल बाद अगर आप अग्नि बढ़ा देंगे
तो उसमें कहीं ना कहीं होता है ना कि आपकी जो एनर्जी ऑलरेडी लग रही है, अगर आपने उससे ज्यादा डबल कर दिया, एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो हो सकता है बॉडी में कुछ अब्जॉर्ब ही ना हो। बहुत बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमारा खाना तो बहुत अच्छा है, हम बहुत हेल्दी डाइट लेते हैं, बट फिर भी हम बीमार हो गए, फिर भी हमारे साथ कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि वो खाना अच्छा खा रहे हैं, उनका स्टमक सही है, बट उनके इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम है, उनकी अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रही। कोई फर्क नहीं पड़ता आप हाई विटामिन डाइट ले रहे हो जब तक आपके इंटेस्टाइन्स उस विटामिन को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे। सो इट डजंट मैटर। तो बहुत जरूरी है कि आप हर एलिमेंट को कब बढ़ा रहे हो। ब्लू कलर प्रेग्नेंट लेडीज से बिल्कुल दूर 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 होना चाहिए, बिल्कुल ब्लू कलर का तो यूज ही नहीं करना, बिकॉज इंक्रीजिंग फायर एलिमेंट इन प्रेग्नेंट लेडीज इज वेरी, मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँगी हानिकारक, बहुत ज्यादा। एंड लिवर पेशेंट, कोई भी हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट या प्रेग्नेंट लेडीज, बिना कंसल्टेशन के एक्यूप्रेशर आपके लिए उतना ही हानिकारक है जितना बिना सोचे समझे कोई दवाई लेना। क्योंकि एक थेरेपिस्ट को पता है आपका कौन सा एलिमेंट कब एक्टिव है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, तो आप बिना पूछे मत करिए। अब अगर हम अगले एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं, सो सबसे जो उल्टा पड़ गया, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर होता है हमारा वाटर का, वाटर को बढ़ाने का। अब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है किसी को, तो वो इस कलर को ऐसे यूज कर सकते हैं। अब अगर किसी को ये बॉल नहीं यूज करनी ड्यू टू एनी XYZ रीजन, कुछ भी हो सकता है, तो आप स्केच पेन्स का यूज कर सकते हो। अब अगर मैं स्केच पेन्स का बताऊं, तो आपने कोई भी ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके आईज के अंदर ना बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया आईज, तो आप अपने आई पॉइंट पे ग्रीन कलर लगा दो, वर्क करेगा, डेफिनेटली करेगा। इसी तरीके से अगर आपको पता है कि आपको कहीं पर अग्नि को बढ़ाना है, कहीं किसी भी जगह पे अग्नि पे, फॉर एग्जांपल आपके जोड़ों में बहुत दर्द हो रही है क्योंकि वहां पे ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ ब्लू कलर से अपने किसी भी घुटने पे आपको ऐसे करके पूरी रिंग बना देनी है। ठीक है। कलर्स को 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है, मैग्नेट को पता है कब एनर्जी जब टोनिफाई हो गई है या सेडेट हो गई या बैलेंस हो गई, वो अपना काम रोक देगा। बट कलर्स अगर यहाँ ब्लू लगा रहेगा ना, तो वो अभी उसने ठीक कर दिया, बट वो रुकेगा नहीं। उसकी जब लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो वो बार बार इफेक्ट तो देगा ना। कुछ देर बाद आपको अपने आपके गोडों में या आपके क्या कहते हैं नीज पे आपको जलन फील होनी शुरू हो जाएगी। तो इट इज एडवाइजेबल 2-3 घंटे के बाद कलर्स को वॉश ऑफ कर देना, या जो भी आपका थेरेपिस्ट बताए कि इतने घंटों के लिए लगाना है, इस कलर को लगाना है। कलर्स भी कॉम्बिनेशन में लगते हैं। तो अब अगर हम अगले कलर के ऊपर चले, तो येलो कलर होता है अर्थ एलिमेंट का। जितनी भी लेडीज है, या मैं कहूँगी जितने भी मेल्स हैं जिनको हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज है, तो वो अर्थ एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट के अंदर होता है स्टेबिलिटी, पावर टू होल्ड, तो वो अर्थ एलिमेंट येलो कलर का यूज कर सकते हैं। और येलो मतलब सब में बॉल नहीं रगड़नी है, या येलो कपड़े पहनने से भी काम हो जाएगा? जैसे येलो कपड़े का तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, अगर क्योंकि ये क्या है ना, आपने 20 मिनट कर लिया बस दिन में ऐसे अच्छे से, इसके साथ आपके पॉइंट्स भी तो स्टिमुलेट हो रहे हैं ना। येलो कपड़े पहनने से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सेकेंडली, या तो आप फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे येलो कलर लगा दो स्केच पेन से, या फिर और बेटर है कि आप कोई येलो कलर की चीज ड्रिंक कर लो, खा लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम येलो की बात करें, मैंगो शेक पी लो, मैंगो शेक में पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, ऐसी कोई भी आप चीज पी सकते हैं। ठीक है। अगर अगले कलर पे बात करें, रेड कलर, तो रेड कलर ज्यादातर नर्व इम्पल्सेस को कम करने के लिए होता है, नर्व इम्पल्सेस को कम करने के लिए, तो रेड कलर का आप यूज कर सकते हैं। इसको डायरेक्शन को बढ़ाने का कलर, एलिमेंट कौन सा हुआ है? ये हो गया आपका टाइम को कम करने का। हर एक कलर, अब जैसे जो ब्लू कलर है ना, वो फायर का टोनिफिकेशन कलर है, बढ़ाने का। लेकिन वो जो ग्रीन, देखो मैं ऐसे समझाती हूँ, फायर का जो टोनिफिकेशन कलर है, फायर को बढ़ाने का कलर, वो हो गया ब्लू, और फायर को घटाने का कलर हो गया ग्रीन। वही वाटर का टोनिफिकेशन कलर होता है ग्रीन, और कम करने का कलर होता है येलो, और अर्थ का बढ़ाने का कलर हो गया येलो। तो ये सारे इंटरलिंक्ड है। तो टाइम को कम करने का कलर होता है रेड। ये रेड कलर आप तब भी यूज कर सकते हैं जब आपको पेन्स हो रही है। क्यों? क्योंकि पेन के टाइम हम नर्व इम्पल्सेस को शांत करते हैं। अगर उस समय हमारी नर्व इम्पल्सेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड होती है, स्वॉलन होती है, तो उनको जो शांत करना होता है उसके लिए भी हम रेड कलर का यूज करते हैं। और लास्ट और सबसे ज्यादा, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी प्रैक्टिस में लोगों को देती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को ही केटर करती हूँ,
बहुत सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि एक्यूप्रेशर से मेंटल हेल्थ सॉल्व होता है? एक्यूप्रेशर से मेंटल हेल्थ बिल्कुल सॉल्व होता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम्स तक भी क्योर होती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट और हर एक ऑर्गन इंटरकनेक्टेड है। अगर हम बात करें लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की, इस पूरे एक्यूप्रेशर के अंदर मतलब इतने कंसेप्ट है, इसके अंदर एक कपल ऑर्गन्स का भी कंसेप्ट है। तो अगर हम बात करें तो वो लंग्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन से रिलेटेड है। तो स्किन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यानी लंग्स में प्रॉब्लम है ही है। तो और वो उसका अपना एक इमोशन भी होता है, तो इसी से हम मेंटल हेल्थ को जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे पास बहुत ज्यादा फियर के साथ आ रहा है, देखो कोई भी मेरे पास अगर आ रहा है ना ये कहता हुआ कि मुझे डिप्रेशन है, मैं वहां तक नहीं रुक सकती। आई वॉन्ट टू नो ये डिप्रेशन का कॉज क्या है, क्या उसका एक्सीडेंट हो गया और अब उसको एक फोबिया है और अब उसे डिप्रेशन हो गया, तो इसका मतलब उसकी कोई ऑर्गन ये वाली में प्रॉब्लम है। सपोज फियर है, फोबिया है, तो किडनी में प्रॉब्लम है। अगर किसी को एंगर रिलेटेड इशू है तो हार्ट में प्रॉब्लम है। तो वो डिप्रेशन का कारण क्या है? अगर डिप्रेशन जेलेसी की वजह से हुआ है तो इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो आई फाइंड दिस, और यहाँ से फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्यूप्रेशर में सॉल्व होती हैं। तो ये जो कलर है पिंक, पिंक इज द कलर फॉर माइंड। ये तब भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है अगर किसी को एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, एडिक्शन किसी भी चीज का, फोन एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, आपका एनी एडिक्शन, तो आप इस कलर को यूज कर सकते हो। अगेन आपको इस कलर को यूज करना है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनका मन नहीं लगता, मन बहुत ज्यादा खराब होता है, आप सिर्फ उनको ये दे दीजिए यूज करने के लिए, बच्चों को दे दीजिए यूज करने के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो कोई नॉर्मली खेलते खेलते भी कर सकता है। वरना आप पिंक कलर का यूज कर सकते हैं। पिंक कलर, अब जैसे हमने यहाँ पे अगर आंखें बनाई तो आप देखेंगे कि आंखें मैंने नीचे बनाई है, मैं यहाँ पे भी बना सकती थी। क्यों? क्योंकि ये हमारा फोरहेड का हिस्सा भी तो आ गया, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा कलर थेरेपी था। ठीक है, तो अभी आपने ना दो चीजें बोली, एक बोला साथ में कलर कॉम्बिनेशंस, वो कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें पेन की, तो ये मतलब मैं कहूंगी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जो अभी कलर कॉम्बिनेशन देने वाली हूँ ये फॉर एवर वर्किंग वाला कलर कॉम्बिनेशन है। इसके पीछे थोड़ा सा साइंस के साथ समझते समझते हम करते हैं। जब भी बॉडी में पेन होता है ना, या तो वो हमारी उस जगह, पेन का मतलब क्या है कि कहीं पे ब्लॉकेज हो गई, कहीं पे कोई चीज सूख गई, रुक गई, है ना, वो कब होती है? जब वहां पर एक्टिवनेस नहीं होती, वहां पे गर्मी नहीं है। क्या होता है ना, जब भी कहीं दर्द होती है हम सबसे पहले वहां मसाज करते हैं। मसाज से क्या होता है? गर्मी प्रोड्यूस होती है। या फिर हम गर्म हॉट वाटर बॉटल यूज करते हैं। अब गर्मी का एलिमेंट क्या है? फायर। फायर का कलर क्या है? ब्लू। अब हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पेन हो जब होता है तो हमारी नर्व इम्पल्सेस एकदम एम्बुलेंस की तरह हो जाती है, एकदम इन्फ्लेम्ड। और नर्व इम्पल्सेस को कम करने का कलर क्या था? रेड। अब ब्लू, अब जैसे ये ब्लू बनाया ना, इसके साथ ही रेड। ब्लू और रेड इज लाइक, आप समझ लो आपके कलर थेरेपी का पेन किलर है। जहां पर भी पेन है वहां पर आप ब्लू और रेड कलर साथ में लगा सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को समझ के आप एलिमेंट्स के साथ उनके कलर कॉम्बिनेशंस बना के उनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि अगर किसी इंसान को आइस पे बर्निंग है, बर्निंग की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा पानी भी बह रहा है, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बर्निंग को रोकने के लिए क्या करोगे? ग्रीन कलर वाटर। और जो बह रहा है, बहते तत्व को रोकने के लिए पृथ्वी चाहिए, तो अब येलो कलर भी, तो ग्रीन और येलो लग गए आपके ऊपर। तो ऐसे आप कलर कॉम्बिनेशंस बना के लगा सकते। ठीक है, और दूसरा बताया था ऑर्गन का रिलेशन, वो क्या है? जी, अब कपल ऑर्गन्स होते हैं। कपल ऑर्गन्स मतलब कि देखो इसके पीछे की भी ना पूरी साइंस है। कपल ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इनका मतलब ये होता है कि ये इनकी सिस्टम बिल्कुल अलग है। लंग्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। बट इन दोनों की जो वर्किंग है ना वो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, आपस में बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगी, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में है तो लंग्स में भी होगी। सो इसी तरीके से हर एक ऑर्गन ना किसी इमोशन के साथ रिलेटेड है। अगर आपको बहुत ज्यादा ना फियर हो रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसका मतलब आपकी किडनी वीक है। इसके पीछे हर एक साइंस है, हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको हम एक्सप्लेन करने चले तो हमारे को पूरी बॉडी की एनाटॉमी उठा के एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। किसी के अंदर बहुत ज्यादा एंगर है तो हार्ट में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, और हार्ट का कपल ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। और आप देखेंगे जब भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होता, आपका बोवल मूवमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता, उस दिन आपको ज्यादा ही ग्रम्पी फील कर रहे होते, आपको उस दिन बहुत अच्छा नहीं लगता, फ्रेश फील नहीं करते। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो हर एक ऑर्गन, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि कई लोग ना इस चीज को बहुत जनरलाइज्ड ले लेते हैं कि अगर मैंने बोला किडनी फियर है तो अब जब भी डर लग रहा है तो किडनी है। नहीं, हर एक चीज ना, जैसे मैंने आपको बताया 10 एलिमेंट्स अगर आप बने तो वो 10 के 10 एलिमेंट्स आप पे
कब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि कई लोगों को लगता है अब पेन किलर पॉइंट है तो येलो ब्लू कलर हम यूज कर लेंगे, ब्लू और रेड, हमारी गर्मियों का मौसम चल रहा है, हम ब्लू कलर, वो ये नहीं समझते कि ब्लू कलर फायर का है। आपने भीषण गर्मी में जब ब्लू कलर यूज कर लिया तो हो सकता है आपको वहां जलन शुरू हो जाए। तो हर एक चीज को समझ समझ के करना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कलर थेरेपी में कहूंगी अगेन थोड़ा एडवांसमेंट है। आपको आपका पॉइंट पता चल गया, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पता चल गया एटलीस्ट, क्योंकि अगर हम टीसीएम की बात करें तो अगेन उसके लिए आपको पहले जैसे मैंने बताया आपको एनाटॉमी समझनी पड़ेगी। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम समझ आया, उस कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम पे आप सिर्फ मैग्नेट या प्रेशर देके ही ट्राई करो, आपको बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अभी एक और चीज बोली थी, खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले नहीं करना, तो ऐसे हर एक चीज का भी कुछ टाइमिंग है? इस पे हम आते हैं ऑर्गन क्लॉक के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारे जो मेन 12 ऑर्गन्स है उनको 2-2 घंटे का टाइम दिया गया है। जो हमारे कपल ऑर्गन्स का पूरा कंसेप्ट है उनको 2-2 घंटे का टाइम दिया गया है सबसे ज्यादा पीक पे काम करने के लिए। तो ये पूरी ऑर्गन क्लॉक का सिस्टम होता है। ऑर्गन क्लॉक बहुत इजीली आप लोगों ने जरूर मतलब सबने कहीं ना कहीं गूगल पे जरूर देखी होगी, बट आज तक उसका मतलब किसी को नहीं समझ आया। हर एक ऑर्गन किसी एक फंक्शन के लिए बना है और अगर उस ऑर्गन के टाइम आप उसके हिसाब का फंक्शन करोगे तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा फायदा देगी। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं, हमारा जो दिनचर्या टेक्निकली शुरू होना चाहिए वो होना चाहिए 3 से 5 के बीच में। बहुत कम लोग होते होंगे बट फिर भी 3 से 5 के बीच में। सो 3 से 5 का जो हमारा टाइम होता है वो होता है हमारे लंग्स का टाइम। तो इस समय क्या होता है कि हम अपने डीप स्लीप से थोड़ा बाहर आ रहे होते हैं, जो टेक्निकली लोगों का दिनचर्या चलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया हर ऑर्गन के 2 घंटे ही होते हैं, तो वो लंग्स का टाइम होता है। उसके बाद आपका आ गया 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? बॉल मूवमेंट। तो इस समय जितने भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इस समय वो लार्ज इंटेस्टाइन पे अपने वर्क करे, इस समय वो लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट को दबाए तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम हो गया, इस पे आपको बॉल मूवमेंट करनी चाहिए। बॉल मूवमेंट के बाद ऑफ कोर्स आपके पास टाइम बचेगा तो इस टाइम पे आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स कनेक्टेड है। लार्ज इंटेस्टाइन साफ, लार्ज इंटेस्टाइन को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन साफ है इसका मतलब इस समय आप क्लियर थिंकिंग भी है आपकी, तो आप मेडिटेशन के लिए उस टाइम पे आप फोकस डालिए। तो 5 से 7 हमारा मेडिटेशन का हो गया। 7 से 9 का जो टाइम होता है वो होता है स्टमक का। तो इस समय आपको अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि 7 से 9 कोई भी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। लोग उठ रहे होते हैं इतने बजे, बट 7 से 9 का जो टाइम होता है वो हमारे ब्रेकफास्ट के टाइम होता है। उस समय हमारा स्टमक, क्योंकि अभी अभी आपने बॉल मूवमेंट रिलीज किया, आपका स्टमक बिल्कुल खाली है, इस समय आपको खाना खाना चाहिए। उसके बाद अगर हम आए 9 से 11 स्प्लीन का टाइम होता है। इस समय आपको करनी चाहिए अपने डे की प्लानिंग, क्योंकि इस समय क्या है ना, आपने ऑलरेडी फ्रेशन अप हो चुके हो, खाना खा चुके हो, बिल्कुल ग्रम्पीनेस नहीं है। तो इस समय आप क्या करो, अपना डे का प्लानिंग करो। बहुत क्लियर थिंकिंग होती है इस समय, आपका फोकस सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। आप अपनी डे की प्लानिंग करो, क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे आपका दिनचर्या चलना चाहिए। अब क्या होता है ना, लोग रात को बहुत खाते हैं, सुबह कम खाते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए। तो अब अगर हम आगे स्प्लीन का टाइम खत्म हुआ 9 से 11, ये मेरा यही टाइम होता है। मैं सब बेड में लेट के सोच रहा हूँ आज क्या करना है। 9 से 11 ऑलराइट। तो 9 से 11 के बाद ये जो स्प्लीन का टाइम है ना, इसी को पैंक्रियास का टाइम भी कहा जाता है। स्प्लीन एक इम्यूनिटी सिस्टम का ऑर्गन है हमारे। उसके बाद 9 से 11 स्प्लीन हो गया। 11 से 1 अगर हम बात करें तो वो हार्ट का टाइम होता है। 11 से 1 अब यहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं, आप अपना लंच कर सकते हैं इस टाइम पे। और साथ ही साथ इस टाइम पे ना क्या होता है कि आपने अभी खाना खा लिया, फिर से खाना खा लिया, इस समय ना एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है। तो आप ऑलवेज एक्टिव, और अपने जो भी आपको एक्टिव काम करने हैं, शायद कोई घर के काम हो गए, कोई भी ऐसा काम हो गया, आप इस समय कर सकते हैं। अब आ गए 1 से 3 टाइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइम आपको क्या करना है कि अभी क्या कर रही है, बॉडी ने जो खाना खाया ना वो अब्जॉर्प्शन मोड पे चली गई, तो क्या होता है, नींद आने लग जाती है। आप देखेंगे ज्यादातर दोपहर में इसी टाइम पे नींद आती है, 1 से 3 के बीच में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम यही है, अब्जॉर्प्शन का। बॉडी की सारी एनर्जी चली गई हमारे सिर्फ डाइजेशन, इस टाइम पे सो जाना चाहिए, सो जाओ या फिर कोई लाइट काम करो। सो 3 से 5 का जो टाइम होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर का। इस टाइम पे जो भी आपका वाटर अब्जॉर्ब हुआ है, जो भी वाटर आपका कह सकते हो ना कि एक एक्सक्रीटरी सिस्टम ने आपका जो वाटर रिलीज किया है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा रिलीज होता है। उसके बाद 5 से 7 जो टाइम होता है वो होता है किडनी का। इस टाइम पे किडनी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे बोन फॉर्मेशन के लिए। तो जितने भी आप कह सकते हो, अगेन अब्जॉर्प्शन रिलेटेड हो गया, किडनी में जितनी भी हमारी बॉडी के फ्लूइड्स है ना उनका फ्लो मेंटेन करने के। तो किडनी की, जिनको भी किडनी की रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 5 से 7 के बीच में अपनी किडनी के पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। उनको वो सबसे ज्यादा, देखो
ऑर्गन क्लॉक अगर हम बात कर रहे हैं 2 घंटे का टाइम, इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, एनर्जी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है, तो ये 2 घंटे के दौरान एनर्जी इस समय किडनी में है। तो अगर आप किडनी को ट्रीट करना चाहते हो तो उसी टाइम पे करो जो किडनी का टाइम। 7 से 9 पे आते, 7 से 9 होता है पेरिकार्डियम का टाइम। पेरिकार्डियम होती है हमारी हार्ट की कवरिंग। इस टाइम पे आपको सेल्फ लव का ये टाइम होता है। ये टाइम आपको सिर्फ अपने लिए देना चाहिए। आप अपने आप को दे सकते हैं, आप अपने पार्टनर को टाइम दे सकते हैं, फिजिकल इंटीमेसी का भी टाइम होता है, और साथ ही साथ इस टाइम पे आपको रीडिंग कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये टाइम होता है कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल चीज करने के लिए, कोई ना कोई कनेक्शन के लिए। तो आप चाहे अपने साथ बनाए, अपने पार्टनर के साथ बनाए, वर्ल्ड के साथ बनाए, दिस टाइम इज फॉर थोड़ा सा अपने आप को एक सेटल डाउन करने के लिए। अब आ जाते हैं 9 से 11। 9 से 11 का जो टाइम होता है वो होता है ट्रिपल बर्नर का। ट्रिपल वार्मर, सैंजिया, बहुत अलग अलग नाम है। हमारी जो बॉडी है ना, उसकी 3 कैविटीज है, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। ऑर्गन हमने तो बता दिए, यहाँ पेट है या ये लिवर है ये, बट वो कहीं तो टिके होंगे ना, वरना तो हिल जाएंगे सारे। तो वो जो कैविटी है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन सेट है, उसको ट्रिपल बर्नर, ट्रिपल वार्मर, ये सब नाम दिए गए हैं। ये हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस मतलब ठंड लगने पे बॉडी गर्म भी हो जाए, ज्यादा गर्मी में बॉडी ठंडी भी रहे। ये ना हो कि टेम्परेचर ही, आप कह सकते हो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर है। सो 9 से 11 का जो टाइम होता है वो ट्रिपल बर्नर का होता है। अब इस टाइम पे क्या होता है, हमारे को नींद आनी शुरू हो जाती है। जो भी अगर 3 बजे उठा होगा उसको 9 से 11 में तो नींद आई जाएगी। हाँ, अगर आप उठते ही 9 बजे हो फिर नहीं आएगी। सो 9 से 11 के बीच में नींद आनी शुरू हो जाती है, आप थोड़ा सा स्लीप की तरफ जाना शुरू कर देते हो। उसके बाद हम बात करें 11 से 1 का। 11 से 1 का टाइम होता है गॉल ब्लैडर का। तो अब क्या कर रही है, अब बॉडी सारी की सारी ना प्रोडक्शन उसमें चली गई है। जो भी सारा दिन में काम हुआ है उस सारा, अब हमारी बॉडी जो है अब पूरे उस दिन की प्लानिंग कर रही है कि आज जो कुछ भी हुआ है, अब हमारे को क्या क्या अब्जॉर्ब करना है, क्या क्या फेंकना है, अगले दिन के लिए कैसे प्रिपरेटरी मोड पे चली जाती है। और उसके बाद वापस आ गए 1 से 3 पे। 3 पे शुरू हुआ था, सो 1 से 3 होता है लिवर का टाइम। उस टाइम हमारी बॉडी बिल्कुल डीप स्लीप में होती है। अगर शायद जो हमारे लंग्स का टाइम था ना 3 से 5, आप देखेंगे सपने सबसे ज्यादा तभी आते हैं, क्योंकि तब वो ऑक्सीजन एक हमारी बॉडी में बिल्ड हो रही होती है। सो जो 1 से 3 का टाइम था लिवर का, उस टाइम आपकी बॉडी बिल्कुल डीप स्लीप पे होनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है एक रिपेयरिंग मोड पे होती है, वो रिपेयर हो पाए। सो ये है हमारी पूरी ऑर्गन क्लॉक। और जो भी इस ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से चलता है, आप समझ लीजिए आप उसने अपनी लाइफ की 99% प्रॉब्लम से वो ऑलरेडी जीत गया। तो अभी एक सवाल निकल के आता है, लिवर की किसी को इशू है तो रात को उठेगा तो नहीं, वो तो मैग्नेट लगा के सो जाए? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एक मैग्नेट ही ऐसी चीज है जो ओवरनाइट लगाई जा सकती है। सो वो मैग्नेट ही लगा के सोएंगे, या फिर अगर उनके पास इतना है हिम्मत कि वो अलार्म लगा के उठे तो वो अलग बात है। ठीक है। तो अभी आपने ये जो बताया, ये जो पेन दिखाया, मैंने एक वो पॉइंट भी देखा है कि यहाँ पे ऐसे तो दबाओ, ऐसे दबाओ, वो क्या होता है? तो ये होता है जिमी। ये मेटल में भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है, वुड में भी आता है, और इस जिमी के बीच में ये ऐसे कुछ भी होते हैं। अब ये जिमी किस लिए यूज होता है, सपोज किसी को अपना, आप कह लो यूट्रिन एरिया हो गया, उस पर प्रेशर देना है, तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ प्रेशर देने के लिए ये थोड़ा यहाँ से पतला भी होगा और थोड़ा मोटे वाला भी आपको मिल जाएगा। अब किसी इंसान को थोड़ी सी मसाज देनी है लंग्स पे, तो वो लंग्स इतने से तो होते नहीं कि एक पॉइंट में सीमित हो जाए, तो वो यहाँ ऐसे इसको दे सकते। एक्यूप्रेशर टूल है, बहुत तरीकों के आते हैं। अब क्या होता है कि ये जो होता है ना, ज्यादातर ईयर एक्यूप्रेशर में यूज किया जाता है। ये बहुत पतला है, ये इस पॉइंट के लिए तो बने ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत एक्यूरेसी हो गई। ये कानों के पॉइंट्स के लिए बना है। जैसे पूरे हाथ पे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पूरे कान पे पॉइंट्स होते हैं, और उन्हीं कानों के पॉइंट्स के लिए ही ये सीड्स बने गए हैं, जिसको आप ईयर सीड्स भी कहते हो, ईयर एक्यूप्रेशर भी कहते मेरे को बिंदी लग रही है, मेरे को बिंदी है। तो ये ऐसे बिल्कुल निकाल दी जाती है। इसके आगे जो ये जिसको आप बिंदी कह रहे हैं, कई लोग इसको कहते हैं कि ये मेटल की होती है। ये ऐसे सा होता है, इसको ऐसे चिपका दिए जाते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर। कई सारे लोगों को लगता है ये मेटल होता है। अगर आपने अच्छी जगह से लिया है तो ये मेटल नहीं है, ये वकेरिया सीड्स है। वकेरिया एक ऐसा प्लांट है जो एक पेन किलर प्लांट है। पहले के लोग वकेरिया सीड्स के या प्लांट्स के जो लीव्स होती है उसके काढ़े बना के पीते थे अपने पेन को हटाने के लिए। तो उसी प्लांट का जो ये सीड है ये कानों पे लगाया जाता है पेन रिलीफ करने के लिए। सो ये हमारे ईयर एक्यूप्रेशर के सीड्स हो गए। और अगर हम निडल्स की बात करें तो ऐसी कुछ निडल्स आती है, बहुत ही जिन लोगों को भी लगता है कि एक्यूप्रेशर निडल से दर्द हो सकती है, एक्यूप्रेशर निडल से कभी दर्द नहीं होती। मतलब मुझे ऐसा लगता है एक्यूपंक्चर निडल से कभी दर्द नहीं होती।
बहुत लोग इसको कंपेयर करते हैं एंट बाइट से, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हमने दर्द बोल दिया, ये पता भी नहीं चलता है कब आपके ऊपर ये लगती है, बिकॉज ये बहुत पतली है, ये इतनी पतली है कि मैं इसको थोड़ा सा बेंड करूँ तो ये टूट सकती है, इसीलिए इसको एक्सपर्ट से लगवाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई खुद लगाने जाएगा और तोड़ दी तो हो सकता है ये निडल उसकी बॉडी के अंदर बेंड होके घुस जाए और वो कहाँ चली जाए नहीं पता। सो इसीलिए कभी भी इसको यूज नहीं किया जाता, और इसकी बहुत सारी चीजें होती हैं, लगाने से पहले स्टेरिलाइज किया जाता है, वो अगेन आपके थेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है कितनी ज्यादा सेफ्टी, कितने ज्यादा क्लीनलीनेस, हाइजीन वो मेंटेन करते हैं। हमेशा उस जगह को स्टेरिलाइज किया जाता है, जो नीडल्स यूज की जाती है वो भी स्टेरिलाइज नीडल, और ये हर एक के लिए नहीं यूज होती। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अच्छा थेरेपिस्ट हो तो नहीं यूज करेगा। तो अब मेरे ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं, तो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा इस स्पेसिफिक चीज के लिए किसके लिए क्या चीज होती है, और सबके सब टाइम स्टैम्प भी देख सकते हैं ताकि हम इसको रीलों में भी यूज कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन इशू की। अगर किसी को डाइजेशन का इशू है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? और अगर किसी को भी डाइजेशन रिलेटेड इशू है तो कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम के हिसाब से, जैसे कि हमने बताया है बीच का हिस्सा, तो वो अपने बीच के हिस्से पे स्टिमुलेशन दे सकते हैं। बट सबसे ज्यादा जो एक्यूप्रेशर में फायदेमंद पॉइंट में कह सकती हूँ डाइजेशन रिलेटेड, वो होता है यहाँ पर, ये वाले एरिया पर। अब हर किसी इंसान के लिए ये पॉइंट डिफर मैटर करेगा, ठीक है? तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद ये है कि वो इधर, ये जो आपका रिस्ट जो बीच में आपको यहाँ डिप्रेशन सा दिख रहा है ना, इधर आप प्रेशर दें, स्टिमुलेशन दें, तो ये डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज्यादा वर्क करेगा। फैट रिडक्शन, बेली रिडक्शन के लिए भी होता है कुछ? ऑलराइट, हमने बात करी कि सब हमारे फिंगर्स होती हैं। अगर हम बात करें बेली रिडक्शन की, तो सबसे पहला काम तो यही है कि सुबह सुबह उठ के अपनी सारी उंगलियों को खींच दो। सबसे पहला काम यही है। बेली रिडक्शन में बहुत बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज अगर आप कर सकते हैं तो आपकी जो ये वाली उंगली होती है ना, इसको आपको रोज मसाज देना है। आपको इसको अच्छे से मसाज देना है। आप घी यूज कर सकते हैं, घी से मोटे नहीं होते, घी यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे से इस पे प्रेशर देना है, वो काफी हद तक मदद करेगा। और कुछ का कोई स्पेसिफिक टाइम भी है? इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि एक्यूप्रेशर को आप सबसे, अगर कोई भी उस टाइम पे नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल कोई स्टमक के टाइम पे नहीं कर सकता, तो आप इसको सुबह सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू कैन डू इट। सिर दर्द, माइग्रेन्स के लिए कोई क्या कर सकता है? किसी को भी अगर सिर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे अच्छा जो उनके ऊपर इफेक्ट करता है, आप गर्म पानी ले लो और थोड़ा सा ठंडा पानी ले लो। ये हिस्सा सर का था, एक बार अपना अंगूठा या दोनों अंगूठे ठंडे पानी में डुबोए, एक बार गर्म पानी में। ये हॉट एंड कोल्ड थेरेपी देने से ही सर दर्द और माइग्रेन जैसी इश्यूज में भी बहुत बहुत ज्यादा फायदा आता है। और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आपको गर्मी से, हीट स्ट्रोक से सर दर्द हो रहा है, तो आप यहाँ पर ग्रीन कलर यूज करें। अगर आपको पता है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है, वायु बढ़ गई है, उससे सर दर्द है, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक यहाँ पर आप यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी को गर्दन में दिक्कत है या शोल्डर में दिक्कत है तो उसके लिए? अगर किसी को भी गर्दन में दिक्कत है या शोल्डर में दिक्कत है, तो एक जो उसके लिए सबसे फायदेमंद चीज है, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, बर्फ होती है ना, बर्फ बिल्कुल जहां आपका सर और आपका गर्दन जुड़ रही है, उधर पे थोड़ा सा बर्फ से मसाज दीजिए, तो भी बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा फॉर श्योर। शोल्डर रिलेटेड इश्यूज है तो ये जो हिस्से होते हैं, एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया, इसको अच्छे से मसाज देना है, अच्छे से, बिल्कुल मतलब अच्छे से प्रेशर देना है, इतना प्रेशर देना है जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये आपका शोल्डर के पॉइंट्स हो गए गर्दन के। और साथ ही साथ गर्दन के लिए आप यहाँ पर थंब रिंग का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस जगह को भी अच्छे से मसाज दे सकते हैं। गर्दन की बात करें, थायराइड के लिए क्या कर सकते हैं? थायराइड के लिए देखिए, आपको यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी यूज करना पड़ेगा, आपको थाइमस को यूज करना पड़ेगा, थायराइड ग्लैंड को यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाइए, क्योंकि वो आपको बताएगा आपके लिए सबसे परफेक्ट कलर क्या रहने वाला है। बट बिकॉज मैं यहाँ से किसी को निराश नहीं भेजना चाहती, तो यहाँ पर हमारे को ट्रीटमेंट नहीं देना है। अब जो हमारे को ट्रीटमेंट देना है वो देना है हमारी मिडिल फिंगर पे। तो आप अपनी मिडिल फिंगर, जो भी लेफ्ट हैंड की आपकी मिडिल फिंगर है, उसको अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं। बैक पेन के लिए क्या कर सकते हैं? मेरे को बहुत दिक्कत रहती है बैक पेन। तो जैसे हमने कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम में जाना, ये वाला एरिया जो है ये हमारे स्पाइन का है। बैक एक के लिए सबसे कहूंगी कि जितने भी आज तक के मेरे पेशेंट्स हैं ना, उनको मुझे इससे ज्यादा एडवांस पे ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन देने से। अगर आपको बैक एक की इशू है तो आप अभी भी अगर यहाँ दबा के देखेंगे, आपको यहाँ पेन होगा। इस एरिया में अगर आप अच्छे से प्रेशर देंगे, एक अलग सा पेन होगा। इस एरिया पर ही अगर आप मैग्नेट लगा लें या फिर आप इसको कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करेंगे ना, सिर्फ 90 सेकेंड्स तक, हर एक घंटे बाद, आपको बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। और कितने टाइम तक करना होता है कोई भी चीज को?
देखिए, अगर कोई इंसान मेरे पास आ रहा है थायराइड लेके कि मुझे 3 साल से थायराइड है, तो ये मान के चलिए कि 3 महीने से पहले आपको एक्यूप्रेशर बिल्कुल जादू करके नहीं देगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक्यूप्रेशर के इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। बट अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, सर दर्द, बैक पेन, तो इसका इफेक्ट तो आपको शायद 2 बार प्रेशर देने से ही दिख जाएगा। बीपी का इशू है, तो बीपी के इशू के लिए कोई क्या कर सकता है? बीपी के इशू के लिए जो हमारे हाथ के तलवों का बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है ना, इधर आपको स्टिमुलेशन देनी चाहिए। ये हमारा हार्ट का हिस्सा है। हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, हार्ट में ही दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर अच्छे से स्टिमुलेशन दे सकते हैं। और ये स्टिमुलेशन मतलब हमको प्रेस ही करना है या फिर ऑयल लगा के मसाज करनी है? ऑयल लगा के मसाज भी कर सकते हैं, वो बेटर है। मैग्नेट भी लगा सकते हैं और प्रेस भी कर सकते हैं। मेरे को खांसी हो रही है, तो खांसी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? खांसी को रोकने के लिए अगेन आपको यहाँ पर ये जो आपका गले का हिस्सा है, यहाँ पर खांसी के लिए एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट ये भी होता है, जो आपकी कॉलर बोन है ना, ये कॉलर बोन के बिल्कुल बीच में यहाँ पर आपको कॉलर बोन के नीचे ये तो खड्डे पे नहीं, खड्डे से बिल्कुल यहाँ बीच में नीचे जहाँ आपकी कॉलर बोन खत्म हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन देनी है। यहाँ पे आप बहुत तेज प्रेस करोगे आपको दर्द होगा, है ना, तो आपको यहाँ पे स्टिमुलेशन देनी है। अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा है, सूखी खांसी है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज स्टिमुलेशन देनी है। बहुत ज्यादा गीली खांसी है तो आपको क्लॉकवाइज स्टिमुलेशन देनी है। यहाँ पे आप मेरा हल्का दबाया, अभी से दर्द होनी शुरू हुई है, मतलब खांसी की दिक्कत ज्यादा है। जितनी यहाँ दर्द है उतनी ज्यादा इंटरनली प्रॉब्लम है। जब जैसी दर्द यहाँ से जाएगी, यहाँ जाने से पहले तो ऐसे खांसी ही रुक जाएगी, बट जब यहाँ से दर्द चलेगा इसका मतलब बिल्कुल रूट से वो प्रॉब्लम हट गई। ठीक, और कितना टाइम में चले जाएगी? अगर आपको खांसी आज ही शुरू हुई है तो आप एटलीस्ट 90 सेकेंड्स के लिए हर 1-1 घंटे में करते रहिए, बाय द एंड ऑफ द डे हट जाएगी। अगर काफी टाइम हो गए, 2 दिन हो गए हैं ऑलरेडी खांसी को है, तो आपको भी 2 दिन तक ये करना ही पड़ेगा। साइनस की किसी को दिक्कत होती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? साइनस के लिए सबसे जो फायदेमंद मैं कहूँगी सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट होता है जो हमारे ये टी जोन होता है। साइनस भी यही होता है। साइनस का मतलब लिक्विड हमारी नोज के अंदर फिल हो गया है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लिक्विड फिल हो गया है, किसी भी चीज को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, अगेन अग्नि तत्व बढ़ाना है, तो आप अपने नोज वाले पॉइंट पे ब्लू कलर लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये जो टी जोन है ना, यहाँ पर बिल्कुल ये जो हमारे कर्व आता है नोज पे, इसके ऊपर ही यहाँ पॉइंट होता है, इसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। इसको बार बार स्टिमुलेशन करने से भी साइनस जो है वो अनब्लॉक होता है, अनक्लॉग होता है, और साथ ही साथ इस पूरे एरिया पे ऐसे ऐसे मसाज दे सकते हैं। किसी को मोशन सिकनेस होती है, अभी मैं पहाड़ पे घूम के आया तो गाड़ियों में घूमते कई लोगों को देखा उल्टी करते हुए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर किसी को भी मोशन सिकनेस है तो अगेन इस वाले पॉइंट पे, ये जहाँ पर भी ये डिप्रेशन बन रहा है, ये पूरे एरिया पर आप स्टिमुलेशन देते रहिए। बहुत ज़्यादा नॉशिया फील हो रहा है, मोशन सिकनेस में ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, या फिर पहाड़ों पर भी, तो इस पॉइंट पे बार बार स्टिमुलेशन देने से डेफिनेटली बहुत एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है। इम्यूनिटी के लिए भी कुछ होता है क्या? जी बिल्कुल। इम्यूनिटी के लिए अगेन, इम्यूनिटी आपकी पूरी बॉडी में खराब होती है, तो आपको क्या करना है, हर उंगली पे बिल्कुल बीच पे या ब्लैक डॉट्स बना देनी है। जो ब्लैक कलर हमने बात करी, ब्लैक कलर होता है नथिंगनेस का, तब का। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपके जो WBCs है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो लड़ के थक चुके हैं, खराब हो चुके हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके। तो अब आपको अपनी बॉडी को क्या लाना है, वापस नथिंगनेस पे लेकर आना है, ताकि आपकी बॉडी रीएक्टिवेट हो सके। तो आप ब्लैक डॉट्स यहाँ पर बना सकते हैं हर उंगली के बीच में, यहाँ पे ऐसे। अच्छा ठीक है, ऐसे ब्लैक डॉट्स आप बना सकते हैं, और वही 2 घंटे तक हमको वेट करना है। जी 2 घंटे के बाद रिमूव कर देंगे। इम्यूनिटी के लिए आप एक और पॉइंट कर सकते हैं, जो कि है आपके बिल्कुल यहाँ शोल्डर पे, यहाँ पर आप इस पॉइंट को स्टिमुलेशन दे सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं। अगर हम बात करें वीकनेस के भी, हम पॉइंट के बारे में बात करें, बहुत सारे लोगों को ना जब यहाँ पर प्रेशर दो, ऐसा उनका मसाज करो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं ना, वो शोल्डर पेन, बहुत ज्यादा वीकनेस, बहुत ज्यादा आपको लोड हो गया आपके ऊपर, तो भी ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप इसको ऐसे स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, किसी से दबा सकते हैं। मैं अपनी बीवी को बताऊंगा, मेरी इम्यूनिटी खराब तेरे चक्कर में हो रखी है, तो मेरे कंधे भी दबाती। ठीक है, एक और प्रॉब्लम ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस करी है, मेरे ना पैरों के तलवों में दर्द होती है रात। इसका मतलब क्या है और इसका रीजन क्या है? पैरों के तलवों में दर्द होने का मतलब है, देखो बहुत कई बार लोग ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। ऐसा हो सकता है आपका जो फुटवेयर था वो ठीक नहीं था, फर्स्ट रीजन, जो बहुत कॉमन रीजन है। सेकेंड रीजन अगर हम बात करें, पैरों के तलवों में ज्यादातर दर्द तब होता है जब बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ जाती है। यानी कि देखो क्या है ना, आप सारा दिन में काम कर रहे हो, आपको ये दर्द कब फील होता है, जब आप सोने जा रहे हो तभी फील होता है, दिन में काम करते हो तो होता नहीं। अब आपकी बॉडी मशीन है, सारा दिन में काम करेगी तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हीट।
और हीट का निकलने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? पैरों के थ्रू। तो जब भी पैरों के नीचे दर्द हो रही होती है, बहुत ज्यादा हीट हो रही होती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये हमने पैरों का हिस्सा करा था, आपको यहाँ पूरे हिस्से पे ग्रीन कलर लगा दो। ग्रीन कलर लगा सकते हो, या आजकल के टाइम पर आप क्या कर सकते हो, बहुत जब गर्मियां होती है आप पेपरमिंट की टी पी सकते हो, या पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको कलर नहीं लगाना तो आप पेपरमिंट का एसेंशियल ऑयल भी लगा सकते हो। और कुछ नहीं, देखो हर एक चीज होती है, एक्यूप्रेशर पानी के थ्रू भी होता है। कुछ लोग सिरिंज में पानी भरकर उससे भी प्रेशर देते हैं, जिसको हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, पानी में अंदर पैर को डुबो देते हैं, और उसको जब आपस में ऐसे पैरों को मसलते हैं तो उससे भी एक्यूप्रेशर होता है। तो आप जो रात को आपको दर्द हो रहा है, आप पानी के टब में पैर डाल के बैठ जाइए, उसमें थोड़ा सा पेपरमिंट ऑयल डाल दो, आपको बहुत फर्क मिलेगा पैरों के तलवों के दर्द में। या फिर आप पैरों के नीचे थोड़ा सा मसाज भी कर सकते हो। मेरे को लगा बेबी से पैर दो बहुत सही हो जाएंगे। तो अभी आपने मेंटल इशू के बारे में बात करी थी कि आप मेंटल इशू के स्पेसिफिक हो, तो अगर मेंटल स्ट्रेस है वर्क रिलेटेड, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? और एक मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, और मैं हर किसी को ये पॉइंट बताती हूँ। तो ये पॉइंट एक्यूप्रेशर का तो स्पेशल है, बट मुझे लगता है ये नित्य का स्पेशल पॉइंट होना चाहिए। वाई? बिकॉज आपने देखा होगा लेडीज जितनी भी है बिंदी यहाँ लगाती हैं, और ये पॉइंट होता है स्ट्रेस रिडक्शन का, ये पॉइंट होता है थर्ड आई का, तो इसको थर्ड आई पॉइंट भी कहा जाता है। इस पॉइंट पे स्टिमुलेशन देने से, रात को सोने से पहले लेवेंडर ऑयल ड्रॉप करो, थोड़ा सा स्टिमुलेशन दो, नींद रिलेटेड इश्यूज, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया सब सॉल्व हो जाएगा। तो दिस पॉइंट इज सुपर इफेक्टिव, सबसे पावरफुल पॉइंट होता है इस पॉइंट पे कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन देने से। अच्छे से स्टिमुलेशन देनी है, आप लेवेंडर ऑयल के थ्रू भी दे सकते हो, लेवेंडर ऑयल इनहेल भी कर सकते हो। इन सब चीजों से काफी हद तक मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब जितने भी मेरे पास लोग आते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स लेके, उन सबको मैं ये पॉइंट सजेस्ट करती हूँ, इन सबको इफेक्ट मिलता है। अभी आपने एंजाइटी के बारे में बात करी, एंजाइटी स्पेसिफिक के लिए भी कुछ होता है क्या? देखो जैसे मैंने बात करी ना, एंजाइटी में इंसान किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब एंजाइटी में अगर किसी को ब्रेथलेसनेस हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, तो उसको लंग्स पे जाना है। एंजाइटी हो रही है, मतलब होता है ना इंटरव्यू से पहले, किसी से पहले लोगों को बहुत डर लगे। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आप बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लो, आप सिर्फ ऐसे ऐसे अपने इस एरिया को थोड़ा सा मसाज दे दो, ब्रेथलेसनेस की इश्यूज सॉल्व हो जाएंगी। अब क्या होता है, किसी के हाथ पैर बहुत ज्यादा कांपने शुरू हो जाते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं, उनको अपने फिंगर्स पे ही मसाज देनी है, ऐसे ऐसे। मिडिल फिंगर या सारी? अगर पैरों और हाथों में हो रहा है तो चारों फिंगर्स पे, अगर सिर्फ पैरों पे हो रहा है तो सिर्फ पैरों पर, हाथों पे हो रहा है तो हाथों पर। अब अगर किसी को इंटरनली प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ ये वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। अभी बच्चे भी देख रहे होंगे या बच्चों के मम्मी पापा देख रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन फोकस के लिए क्या कर सकते हैं? अगेन दिस, ये जो पॉइंट है ना, ये आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, फोकस के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ आप लोग एक और चीज कर सकते हो, जो आपका ये वाला एरिया है, क्योंकि ये पूरे फेस का है, तो ये आप कह लो कि आपके 5 सेंसेस भी हैं, तो इस एरिया पर भी मसाज देने से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ आपका जहाँ ये एल्बो है ना, जहाँ पर भी ये आपका क्रीज बन रहा है, इधर क्रीज के बिल्कुल ऊपर आप यहाँ पर भी प्रेशर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को बहुत दर्द होता है, तो यहाँ पर बच्चों को तो स्पेशली होगा। थोड़ा सा है, ये वाले पॉइंट पे प्रेशर देने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है। और यहाँ पे करंट लगता है, जो ये कौन सा पॉइंट होता है? यहाँ जो करंट लगता है, करंट लगने का रीजन अलग होता है, उसमें होता है जो हमारा आयरन डिसबैलेंस होता है, वो प्रॉपर अलग ही एक्यूप्रेशर है। पर ये है कि कुछ होता है, ये भी कोई पॉइंट होता है? हाँ, यहाँ पर भी पॉइंट्स होते हैं, इस साइड पे अलग पॉइंट्स, अलग मेरिडियन है, और इधर की साइड अलग मेरिडियन। ठीक है। जैसे ये वाली हड्डी होती है, हड्डी के नीचे उंगली मारो तो एक नस को जब रगड़ते हैं तो ऐसा करंट सा महसूस होता है, क्योंकि नसों के अंदर देखो, नस क्या है, नर्व्स के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो सारे चल ही हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पे रहे हैं। तो जब वो आपस में जब टकराते हैं, जो कहते हैं लोग नस पे नस चढ़ जाती है, कुछ भी ऐसा, तो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, तो एकदम से करंट लगता है या वैसी आपको फीलिंग आती है। नस पे नस चढ़ने का भी कुछ होता है क्या? नस पे नस चढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है, देखो नस पे नस चढ़ गई, सबसे मेजर है, आपको वहाँ पे सबसे पहले तो मसाज देना है, जहां पर भी चढ़िए, इसका कोई पॉइंट नहीं है, जहां पर भी चढ़िए वहां आपको वहां पे प्रेशर देना है। क्यों? क्योंकि वहां पर ना मूवमेंट अब ब्लॉक हो गई, तो आपको सबसे पहले वहां एक्सटर्नल मूवमेंट देकर वहां पे हीट प्रोड्यूस कर उनको पहले मेल्ट करना है, आपस में एक दूसरे से अलग करना है। उसके बाद अगर कोई बाद में प्रॉब्लम होती है, किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं तो क्रैम्प्स, अगेन आपको उधर अगर सपोज करो आपको बहुत थाइस पे क्रैम्प आ रहे हैं, काफ मसल्स में आ रहे हैं, तो इधर आप मसाज देना शुरू कर दो। वैसे तो जहाँ पर भी क्रैम्प्स आ रहे हैं, सबसे पहले उस एरिया पे मसाज देते हैं। अगर उस एरिया में मसाज देने के बाद आपको लग रहा है फिर इशू हो रहा है, तो आप उस कॉरेस्पॉन्डेंस पे आके वहां पर भी मसाज दे सकते हैं। आई स्ट्रेन के लिए होता है, आजकल लैपटॉप पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं,
आंखें थक जाती है? देखिए उसके मैं आपको दो बहुत अमेजिंग पॉइंट्स बताती हूँ। आई स्ट्रेन के लिए सबसे पहले तो ये जो हमने दो आंखें बना रखी है, उसके साथ साथ आप देख रही है आपके ईयर लोब्स जो होते हैं, इन ईयर लोब्स पे अगर आप प्रेशर देंगे, इन ईयर लोब्स को अच्छे से खींचेंगे, तो आप देखना जब भी आप बहुत देर तक लैपटॉप पे काम करके हटे है ना, तो आप अपने ईयर लोब्स को खींचो, आपको बहुत कस के यहाँ पे ना एक टिंगलिंग सी एक सेंसेशन फील होगी। आप थोड़ी देर तक खींचते रहिए, थोड़ी देर में आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आपका जो मैंने बताया था ना सर और गर्दन जहाँ जुड़ रही है, वहां पे थोड़ी सी आइस क्यूब से मसाज कर सकते हैं। स्लीप के लिए क्या कर सकते हैं? आजकल लोगों को नींद नहीं आती है। स्लीप के लिए जो सबसे कारगर मैंने आपको चीज बताई थी, अगर आपको अच्छे से स्लीप लाइक रियली आर वर्किंग फॉर इट, तो आपको लेवेंडर ऑयल चाहिए ही चाहिए। लेवेंडर ऑयल लीजिए, यहाँ पे हल्का सा पोर कीजिए और अच्छे से स्टिमुलेट करिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे, इन तीनों पे, दो ये और एक ये, इन तीनों पर रात को सोने से पहले मसाज दो लेवेंडर ऑयल डाल के। नींद आएगी, नहीं आएगी तो इस पॉडकास्ट कमेंट्स में बता देना। ठीक है। स्किन के लिए क्या कर सकते हैं? देखो स्किन का जो इशू होता है ना, अगेन स्किन का इशू बहुत बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है। अगर मैं स्किन का इशू का पॉइंट क्या बताऊंगी, देखो सबसे पहले स्किन के लिए लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, वो आप समझ लो सबसे सबसे लेट सॉल्विंग इश्यूज है। अगर किसी को स्किन डिसऑर्डर है ना, तो 1 साल तक, मैं कह सकती हूँ कि 1 साल से पहले इफेक्ट आना बहुत मुश्किल है। तो स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, बट साथ ही साथ स्किन को अगर आपको बेटर करना है, सबसे जरूरी है लंग्स को बेटर करना। अगर आप अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाइड रखते हो, लार्ज इंटेस्टाइन को डिटॉक्सिफाइड रखते हो, तो स्किन इश्यूज अल्टीमेटली कम होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपका जो ये लंग्स वाला एरिया है, यहाँ पर भी आप स्टिमुलेशन दे सकते हो। लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया हो गया, इधर भी स्टिमुलेशन दे सकते हो। बट मेजरली वाटर इनटेक वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इनटेक इंपॉर्टेंट लोग क्यों बोलते हैं कि ज्यादा पानी पीने से ऑक्सीजन अच्छी होती है, क्योंकि जब आप वाटर पी रहे हैं तो आप ऑक्सीजन इनटेक भी कर रहे हैं। ज्यादा पानी पीने से उतना ऑक्सीजन भी आपके पास आ रहा है, आप बहुत ज्यादा सांसें नहीं ले रहे, मतलब बहुत गलत तरीके से सांसें नहीं ले रहे। गलत तरीके से सांस लेने की वजह से भी क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो जब आप पानी पीते हैं ना, तो ऑक्सीजन प्रॉपरली इनहेल आप करते हो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आपके पास आती है जो आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगी। इसीलिए ज्यादा पानी पीने से लोग कहते हैं कि स्किन अच्छी भी होती है। हेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं? हेयर्स के लिए अगर आपको कुछ भी कर रहे हैं, सबसे पहले अगेन ये वाला जो हमारा एरिया था इधर, और किडनी और ये वाला एरिया, इन दोनों एरियाज पर आप येलो कलर यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि येलो कलर पृथ्वी एलिमेंट है और वो कहीं ना कहीं पावर टू होल्ड रखता है। अभी मैं पहाड़ पे होके आया तो ब्रेथलेसनेस फील हो रही थी, और नॉर्मली हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था ऑक्सीजन की कमी होती है लोगों को, उसके लिए भी कुछ होता है? जी बिल्कुल। ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ब्रेथलेसनेस, आपने खुद बोला। लंग्स क्या करेंगे, आपको उस ऑक्सीजन की कैपेसिटी को आपको इंक्रीज करेंगे, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर छोटी उंगली पे बिल्कुल यहाँ कोने में आप ब्लैक कलर की बिंदी बना सकते हैं, या फिर आप प्रेशर दे सकते हैं। ये ऑक्सीजन में बहुत हेल्प करता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने में। जैसे कोविड में लोगों को इशू आई थी, आप बोलते हो जैसे पहाड़ों पे लोग जाते हैं, ये तो तब कि आपको ऑलरेडी वो उसका इफेक्ट हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, बट इंक्रीज करने के लिए ये पॉइंट। ठीक है। और कौन से, राइट हैंड में करना? राइट हैंड। ठीक है। आजकल ओल्ड एज लोगों को देखा तो अर्थराइटिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है? जॉइंट्स की अगर हम बात करें, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे जितने भी लोगों को ये अर्थराइटिस रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, उनके जो ये वाले एरियाज है ना नेल्स के आसपास, ये बहुत ज्यादा सूख रहे होते हैं, फट रहे होते हैं। इसी से आपको पता चल गया कि आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको ये वाले एरिया की हर जगह घी से मसाज करनी है, इनको तर रखना है। दूसरी चीज ये, अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की, अगर आपको घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है या बाजुओं में रहता है, तो अगेन अगर बाजू है ये वाला, अगर घुटने हैं तो ये वाला, दोनों हाथों में, चाहे आप इधर ले लो चाहे इधर ले लो, आपको यहाँ पर येलो कलर की रिंग बनानी। येलो कलर से आपको यहाँ पर रिंग बनानी। येलो कलर पृथ्वी एलिमेंट, आपकी बोन्स की डेंसिटी खराब हो रही है, आपके बोन्स बहुत ज्यादा ब्रिटल हो रहे हैं, इसी वजह से आपको अर्थराइटिस हो रहा है, तो आप वो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। और इसीलिए हल्दी वाला दूध भी सजेस्ट किया जाता है उन लोगों को। एलर्जी के लिए भी कुछ होता है क्या? किसी को एलर्जी है तो? बिल्कुल। एलर्जी का जो एलिमेंट होता है वो होता है स्पेस। तो वायलेट कलर जो होता है आप यूज कर सकते हैं। वायलेट कलर अगेन अपने नोज वाले एरिया पे आप यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ वायलेट कलर आप यहाँ पर भी एक रिंग बना सकते हैं अगर आपको नोज रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो अगर ये नोज के रिलेटेड है तो एलर्जी है, पर स्किन के रिलेटेड एलर्जी है तो? देखो स्किन के रिलेटेड अगर एलर्जी है तो अगेन इस फिंगर पे, सिर्फ इस फिंगर पे, बट अगेन मैंने जैसे बोला
स्किन इश्यूज है तो इससे ज्यादा फायदेमंद PCM ही रहेगा। आप एक प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाके स्किन डिजीजेस का इलाज लीजिए। एंड स्किन डिजीजेस के लिए अगर आप आ रहे हो 10 साल पुरानी स्किन डिजीज लेकर आ रहे हो तो 1 साल मैंने कम बोल दिया, आराम से 2-3 साल जाएंगे। स्किन रिलेटेड इश्यूज जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, बिल्कुल जल्दी। आप खुद ही देखो, आपको छोटी सी चोट लगती है, उसको ही ठीक होने में 1 हफ्ता लग जाता है। तो कोई एक इतनी बड़ी स्किन प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसको कैसे आप एक्सप्लेन। अब स्किन रिलेटेड इश्यूज मैं चाहती तो मैं बोल सकती थी कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, बट स्किन रिलेटेड इश्यूज मिनिमम 9 months to 1 year लगता है। जो कपिंग होती है वो इसी का पार्ट होता है। कपिंग थेरेपी सबसे ज्यादा यूज करी जाती है वहां पर जहां पे बहुत ज्यादा स्टेगनेंट एनर्जी होती है, जहां पर ब्लड क्लॉट्स, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, वहां पर कपिंग थेरेपी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। कपिंग थेरेपी मतलब वहां पर आपने इतना ज्यादा, आपने वहां पे सक्शन क्रिएट कर दिया, इतनी ज्यादा एनर्जी कि जब जैसे ही वो कप को आप हटाओगे वो एनर्जी एकदम से, जो स्टेगनेंट एनर्जी थी वो फ्लो करेगी। ठीक है। और मैंने देखा उसके अंदर ब्लेड मार देते हैं, खून निकालते हैं। हाँ, वो बेसिकली ना क्या होता है कि स्टेगनेंट जब हो जाती है ना ब्लड आपका, आपने देखा होगा चलता हुआ बहता हुआ पानी कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। आप वहाँ पर आपको सुगंध भी अच्छी आ रही होती है। जैसे ही पानी कहीं रुका हुआ होता है कैसे गंदा सा हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। इसी तरीके से जब आपका खून पूरी बॉडी में बह रहा है ना, क्या हो रहा है, हार्ट से जा रहा है, लंग से डिटॉक्सिफाई हो रहा है, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, हार्ट में वापस जा रहा है, एक अच्छा प्रोसेस चल रहा है, साफ खून है। जैसे ही वो ब्लड कहीं रुक गया, स्टेगनेंट हो गया, उसके अंदर एसिड प्रोडक्शन हो जाएगा, गैस प्रोडक्शन हो जाएगा, खून बहुत गंदा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो बस उसी गंदे खून को निकालने का एक प्रोसेस है ये। और ये करते रहना चाहिए, ये होता है रिकमेंडेड होता है या नहीं होता है? क्योंकि आजकल ट्रेंड बन गया है, लोग सबके सब करने लगे हैं। ट्रेंड तो आजकल कुछ भी बन जाता है, ट्रेंड तो आजकल हर चीज ही बन जाती है, बट नहीं, मैं हर किसी को एडवाइस नहीं करूंगी। रीजन बीइंग, अगर एक इंसान के अंदर खून की कमी है तो उसे तो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका खून जल्दी नहीं बनता, उसे नहीं करना चाहिए। खून बहुत ज्यादा पतला है तो नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें बिना एक थेरेपिस्ट के एडवाइस के नहीं करना चाहिए कि हाँ आज मन किया तो हम चले गए। स्विमर्स ज्यादातर ये करते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत स्टेगनेंट पेन रहता है, तो उस वजह से वो इस चीज को करते हैं। ब्लोटिंग के लिए क्या कर सकते हैं? आजकल ब्लोटिंग का भी इश्यूज आ रहे हैं। ब्लोटिंग को करने के लिए ये जो हमने पॉइंट डिसाइड किया है, डिस्कस किया है, ये वाले पॉइंट को हम बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन देते हैं। इस पॉइंट पे आप मैग्नेट भी दे सकते हैं। ये पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है ब्लोटिंग के लिए। और उसके साथ साथ आपके जो घुटने हैं ना, बिल्कुल घुटने जहां आपका नी खत्म हो रहा है, साइड में आपके लेफ्ट साइड पे, आप वहां पर भी एक पॉइंट होता है, उधर भी आप स्टिमुलेशन दे सकते हैं। इसका पिक्चर लगा। बच्चों के लिए होता है क्या कुछ? मेरी बेटी है अभी 3-3.5 साल की। जी देखिए, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया, पिंक कलर का जो हमने एक्यूप्रेशर बॉल देखा, आप उन्हें वो दे सकते हैं। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं ना, आप उनको हर कलर का बॉल दे दीजिए, वो उसके साथ खेलते रहेंगे और कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट उन पे आता रहेगा। क्योंकि उनकी एनर्जी अभी इतनी सुपर एक्टिव है कि वो अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी अनब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप उनको सबसे पहले, सबसे ज्यादा फायदेमंद बच्चों के लिए ये होता है कि आप उन्हें सोने से पहले थोड़ा सा बाथ टाइम जरूर दें। क्योंकि उस बाथ टाइम में अगर आप अलग अलग कॉन्कोशंस बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप उस बाथ के अंदर आज पेपरमिंट ऑयल डाल दो, किसी दिन लेवेंडर ऑयल डाल दो। बच्चों की जो बॉडी होती है ना, वो प्लम्प होती है, वो बहुत जल्दी उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगी और उस चीज का इफेक्ट उन पे बहुत आएगा। उसी बाथ के अंदर आप उन्हें एक्यूप्रेशर बॉल्स दे दो खेलने के लिए। खेलते खेलते मतलब वो उन हर कलर्स का, और जब वो ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करेंगे खेलते खेलते, तो आप समझ लो कि किसी भी अडल्ट से ज्यादा बच्चे ने एक्यूप्रेशर इस टाइम पे कर लिया है। अभी आपने एसेंशियल ऑयल्स की बात करी, तो कौन से मेजर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और उनके यूज केसेस क्या होते हैं? जी, सबसे बड़ा, सबसे मेजर मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एसेंशियल ऑयल है हर किसी के घर में होना चाहिए, वो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कोई भी मेंटल रिलेटेड इश्यूज, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी बहुत हो रही है, आप उसे इनहेल कर सकते हैं। आप अरोमा थेरेपी उसको कहते हैं, आप उसे इनहेल कर सकते हैं, किसी भी डिफ्यूजर में लगा सकते हैं। सेरामिक डिफ्यूजर्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल डिफ्यूजर्स भी आते हैं, कैंडल बर्नर्स भी, जितने जो भी आपको आपके लिए इजीली फीसिबल है आप उनका यूज कर सकते हैं। या फिर आप उनको प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। जो ऑयल्स होते हैं आप उनका एक ड्रॉप डालकर आप उन एरियाज को स्टिमुलेट कर सकते हैं। या फिर आप लेवेंडर टी को आप पी भी सकते हैं। सो एक लेवेंडर हमने हर्ब डिस्कस कर लिया, इसका आप एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर लेवेंडर टी बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप उसकी टी बना के भी पी सकते हैं। अगला जैसे कि पेपरमिंट एक कूलिंग इफेक्ट लेकर आता है बॉडी में, तो जहां पर भी गर्म रिलेटेड इश्यूज है, गर्मी से रिलेटेड इश्यूज है, आप वहाँ पर पेपरमिंट यूज कर सकते हैं, पेपरमिंट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप नहाने के पानी में पेपरमिंट यूज कर सकते हैं। आप
सैंडलवुड ऑयल, एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं नहाने के पानी में। वो बहुत अच्छा होगा आपको एक फ्रेगनेंस के लिए भी। आप अगर देखिए, अगर इफ यू आर लुकिंग अप, जैसे सैंडलवुड मैंने बोला, अगर आप सुबह नहाने, जो सुबह आप नहाएंगे, ज्यादातर मेरा एडवाइस लोगों को ये रहता है कि आप सुबह नहाए ना नहाए, रात को सोने से पहले जरूर नहाना चाहिए, बिकॉज इट रियली टेक्स अवे ऑल ऑफ योर नेगेटिव एनर्जीज। तो जब आप सुबह नहा रहे हैं, आप उसके अंदर सैंडलवुड ऑयल डाल दीजिए थोड़ा सा, आप सारा दिन महकेंगे, आपको किसी परफ्यूम की भी जरूरत नहीं है। सो आप यूज कर सकते हैं सैंडलवुड ऑयल फॉर ठंडक ऑल्सो, अगर किसी को कूलिंग सेंसेशन चाहिए, पेपरमिंट की हमने जैसे बात करी। अगर किसी को भी डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है, तो वो लेमन ग्रास का भी यूज कर सकते हैं, लेमन ग्रास टी पी सकते हैं, लेमन ग्रास ऑयल का यूज कर सकते हैं इस मेजर पॉइंट पे डाइजेशन के लिए, या इधर भी यूज कर सकते हैं। और जैसे हमने पेपरमिंट की बात करी, अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन है तो उन पेन वाले पॉइंट्स पे भी, जो हमने पेन के पॉइंट्स इधर डिस्कस करे, चाहे वो नीज हो, नीज पे या बकायदा नीज पे भी आप पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, कुछ लोगों को ऑयल लगाना पसंद नहीं, बट शायद उन्हें बेवरेजेस पसंद है, टीज पसंद है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आप अपना दिन का शुरुआत ही किसी हर्बल टी के साथ करते हो तो दिन बिकम्स मोर रिफ्रेशिंग। तो आप कैमोमाइल टी जो है उसका यूज कर सकते हैं बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, इंसोम्निया रिलेटेड इश्यूज, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज, उसमें आप कैमोमाइल टी का यूज कर सकते हैं, लेवेंडर टी का यूज कर सकते हैं, कूलिंग के लिए आप पेपरमिंट टी का यूज कर सकते हैं। सो यस, आप चाहे एसेंशियल ऑयल को इनहेल करो, या ग्रीन टी भी कर सकते हैं क्या? देखो ग्रीन टी मुझे ऐसा लगता है ये भी एक ट्रेंड था जो ट्रेंड के साथ ही खत्म होता जाएगा। या भटूरे के बाद में जैसे हम ग्रीन टी पी लेते ताकि डाइजेस्ट हो जाए। बहुत सारे लोग आते हैं बस कि आपने हमारे को ये पॉइंट बता दिया डाइजेशन का, अब हम इसे कर लेंगे, हम इससे छोले भटूरे खा लेते हैं, उससे पहले ये कर लेंगे, सब डाइजेस्टिव हो जाएगा। तो आप करके देख लीजिए, बट इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती। ये मैंने कभी अपने एक्यूप्रेशर में आज तक नहीं बोला कि ये तो एक तरीके से ये बात हो गई, हमने यहाँ लगा दिया ग्रीन कलर और अब आंखों के सामने हम सूरज के सामने जाके देंगे हमारे को तो तेज फील हो रहा है, गर्मी क्यों फील हो रही है। ऐसा नहीं होता है। हर एक बॉडी का सिस्टम है, एलिमेंट्स है, आपने एलिमेंट को ठीक किया बट फिर आपने उस एलिमेंट को गड़बड़ कर दी। तो ये तो कोई भी, ये जो भी अगर आपको थेरेपिस्ट कह रहा है वो ऐसा कर सकता है तो आप फिर मेरे पास बताइए, उसी के पास जाइए, मुझे भी बताइए, मैं भी जाऊंगी जरूर। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी है और बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर दिए। थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मोमेंट था। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बता वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।